गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का पीवाईक्यूज कर रहे हैं 2024 के क्वेश्चन का। ठीक है। और ये सामने एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे काम बन जाएगा। और आइए देखिएगा, द पोर्शन ऑफ द लाइन। ये अपन को एक लाइन दी गई है और इस पूरी लाइन के हिस्से की बात नहीं है, इस पूरी लाइन की बात नहीं कही गई है, इस लाइन के कुछ पोर्शन की बात की गई है, कुछ टुकड़ा। कौन से टुकड़े की बात की गई है? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ना एक काम करते हैं, इस लाइन को बनाने की कोशिश करते हैं। ये अपनी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हो गई, है ना। और अगर मैं इस लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखता हूँ, किस फॉर्म में लिखता हूँ? 4x + 5y इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिएगा तो बनता है क्या? x/5 y/4 = 1। ये कौन सा फॉर्म हो गया? इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। ठीक है जी। और अब कुछ नहीं करना है। अब आप अगर y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये 5,0 पहला पॉइंट हो गया इस लाइन का। और ये पॉइंट बी ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, 0,4 हो गया है। ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन क्या है? 4x + 5y = 20। 4x + 5y = 20, ये है इस लाइन की इक्वेशन। इसको अपन ने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। अब ये जो लाइन का हिस्सा है वो कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। इतना जो लाइन का हिस्सा जिसे हम ए बी लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं, ये ट्राइसेक्ट हुआ है। ट्राइसेक्ट हुआ है मतलब 3 इक्वल पार्ट। भैया एक पार्ट ये पकड़ो, एक पार्ट ये पकड़ो। तो पहला हिस्सा क्या आ गया? बीपी, दूसरा क्या आ गया? पीक्यू, और तीसरा क्या आ गया? टीक्यू। ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला। जब भी हम किसी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं तो बीच में 2 इंटरमीडिएट पॉइंट बनते हैं। और पहला पॉइंट अगर पी कंसीडर करता हूं तो मैं क्या पाऊंगा? बीपी अपॉन एपी जो होगा वो 1:2 होगा। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट पी निकालने वाला हूँ। क्या निकालने वाला हूँ? पॉइंट पी। बहुत आसान है। एक्स पी ये निकालना चाहते हैं अपन लोग, है ना। 1 × 2, 1 × 5 + 0 × 2 अपॉन 1 + 2। तो एक्स पी विल बी इक्वल्स टू 5/3। वाई पी निकालिए भैया। वाई पी कितना आएगा? फटाफट निकालो वाई पी। तो 1 × 0 and 2 × 4/3, that is equal to 8/3। तो yp और xp अपन को मिल चुका है। ये आ गया 5/3, 8/3। इसी तरीके से या तो रेशियो पलट दो, 2:1 कर दो, है ना। m यहाँ पे 2 हो जाएगा, n 1 हो जाएगा। या फिर पॉइंट q जो है वो ap का मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, xq = xa + xp/2। तो बनेगा क्या? 5 + 5/3/2। तो 3 5 जा 15, 15 + 5 20, 20/6। कैंसिल करो भैया, ये आ गया 10/3। ठीक है। अब इसी तरीके से बच्चों आप निकालेंगे क्या? वाई क्यू। वाई क्यू आता है बेटे YA + YP/2। तो YA क्या है? 0। YA क्या है? 0। 0 + 8/3/2। तो बनेगा क्या? 8/6। कन्वर्ट हुआ, कैंसिल हुआ, 3 4/3। तो पॉइंट्स क्या क्या आ गए? 10/3 और 4/3। ये पॉइंट मिल गया अपन। आप समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्लियर? अब ट्राइसेक्टेड पॉइंट तो मिल गए बीच के पी और क्यू। अब आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी ये है कि जो ट्राइसेक्टेड बाय द लाइन L1 एंड L2। अच्छा, कौन सी लाइन ने ट्राइसेक्ट किया है? L1 और L2, जो कि कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से पास कर रही थी। ये अपनी लाइन हो गई L1 और ये लाइन हो गई अपनी L2। ठीक। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, मान लो। यही निकालना है इसका, tan थीटा। तो यार दोस्त, स्लोप ऑफ ओपी और स्लोप ऑफ ओक्यू निकाल लो, काम खत्म। तो स्लोप ऑफ ओपी
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्या आ गया 8/5। स्लोप ऑफ OQ कर लो भैया 4/3, तो 4/10 क्या बनेगा 2/5, तो स्लोप आ गया 2/5। ठीक, अब फॉर्मूला पता है अपन को, tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो भैया यहाँ पे पहला स्लोप ये है, दूसरा स्लोप ये है, उसी में रख दिया हमने, तो क्या बन गया 8/5 माइनस 2/5 अपॉन 1 प्लस 8/5 इंटू 2/5। ये मॉड लगेगा यहाँ पे, है ना। तो 8 माइनस 2 6, 6/5, ठीक है, और अपॉन 25 प्लस 16 41 अपॉन 25। What we get? We get 6/5 multiplied 25/41। ये क्या आ रहा भाई, 6 5 30, 30/41। ये करेक्ट आंसर है भाई, ये करेक्ट आंसर है ना। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं लगा क्या, लगा है ट्राइसेक्शन का कॉन्सेप्ट और लगा है टेन थीटा का, मतलब दो लाइन के बीच का एंगल वाला फॉर्मूला लगा है। तो दोनों ही चीजें कठिन नहीं है, बेसिक है, 11th क्लास का शुद्ध बेसिक है। मतलब दूसरे तीसरे दिन ही आप पढ़ लेते हैं, स्ट्रेट लाइन के दूसरे तीसरे दिन ही आप पढ़ लेते हैं क्या, एंगल बिटवीन द लाइन, उस कॉन्सेप्ट से आया है। सिर्फ डर का खेल है भाई, डरो नहीं, आराम से सोचो, सब कर लोगे, ठीक है जी, डरो बस नहीं। एक अगला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये कंडीशन ऑफ कंकरेंसी अपन ने पढ़ी हुई है, वो उसको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा की कुछ वैल्यूज आ रही होंगी, उनका सारी वैल्यूज का स्क्वायर करिए, फिर उसको ऐड करिए, ठीक है। फॉर विच, कंडीशन क्या है, ये कंडीशन यहां से चालू हो गई है। क्या कंडीशन, कि जो लाइन्स होंगी, कौन सी लाइन, ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है, डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। तो सबसे पहली कहानी इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी तीन लाइन कब ट्रायंगल नहीं बना सकती है, कब नहीं बना सकती। तो पहला केस तो होता है कि मान लो भैया, अगर मैंने L1 बोला, किसको बोला L1, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये इक्विवेलेंट का साइन है। ये 6x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, L1 और L2 में एक चीज अपन को समझ में आ रही बेटे, कि L1 और L2 दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन नहीं है ना, इंटरसेक्ट करेंगी, ओके। अच्छा, L3 के साथ क्या कहानी है, L3 में चूंकि एक वेरिएबल दे दिया है, क्या वेरिएबल है, अल्फा x 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, अल्फा। ये जो अपना अल्फा है ना, ये गेम करेगा, पता नहीं किस तरफ जाएगा ये, है ना। तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए थी, पर नहीं पता, कोई बात नहीं। इस वजह से हम ये कमेंट कर सकते हैं कि किसी एक निश्चित वैल्यू के लिए L1 और L3 पैरेलल हो सकते हैं और L2 और L3 पैरेलल हो सकते हैं। तो दो केसेस ये बनते हैं कि अगर मान लीजिए L1 L3 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो दो केस बन गए। एक तो अगर ये दो केस बन गए, मतलब कभी भी दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है, मान लो मैंने ऐसे बोल दिया, ये अपना L1 है, ये अपना L3, ये पैरेलल है, ठीक है। अब ये दो लाइन कभी ट्रायंगल बनने में कंट्रीब्यूट तो नहीं कर सकती, क्योंकि आपस में क्या हो गई है, पैरेलल, और ये अपनी L2 निकल गई, ये तो इंटरसेक्टिंग हो गई ना भाई साहब। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको ये समझना होगा क्या, केस वन लीजिए कि भैया, केस 1, इफ L1 इज पैरेलल टू L3, और कभी भी दो लाइन अगर आपस में पैरेलल होती हैं, तो ये कहानी आपको पता है, A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं बराबर है C1/C2 के। ये दोनों केसेस में यही कंडीशन लग जानी है।
आओ लगाएं जल्दी से। तो 2/अल्फा बराबर -1/2। ठीक है जी। यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिलती है -4। इसी तरीके से हमने अगला केस 2 क्या बनाया भैया, कि लाइन 1 जो है वो पैरेलल है लाइन 2 के। सॉरी, अल्फा वाली लाइन कौन सी है, ये है। तो L2 इज पैरेलल टू L3। ठीक है, L2 इज पैरेलल टू L3। तो 6/अल्फा बराबर 3/2। ये कैंसिल होके 1 आया, ये 2 आया। यहां से अल्फा की वैल्यू 4 आ गई। तो ऐसे दो केसेस बन रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू में -4 आ रही है, दूसरे में क्या आ रही है, 4। ठीक। और कोई कंडीशन होती है क्या कि ये 3 लाइन मिलकर ट्रायंगल ना बना सके, तो बिल्कुल है। सर ये तीनों लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, यानी कि कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। क्या है भाई साहब, मान लीजिए सर कि L1 L2 L3 इसी एक पॉइंट से पास कर रही है कि ये तीनों लाइन मिलकर कभी ट्रायंगल ना बना पाएंगी। तो केस 3 बनता है कि भैया इफ L1 L2 L3 आर कंकरेंट लाइन। तो भाई साहब कंकरेंसी का क्या फॉर्मूला था, अगर L1 L2 L3, तो फॉर्मूला क्या था, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 बराबर 0। ये डिटर्मिनेंट बना दिया भैया तीनों लाइन की इक्वेशन से। ये है कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। अब आप वैल्यू रख दीजिए, A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू -1 है और C1 की वैल्यू 3 है। तो 2 -1 3, 6 3 1, और आखिरी में आता है अल्फा 2 और -2। आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करते आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्फा की वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो, अल्फा की वैल्यू। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं पॉज कर रहा हूं और जल्दी से कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, टाइम बचाने के लिए करना है कुछ काम। तो भाई साहब इतना, ये डिटरमिनेंट को अपन ने ओपन किया, ऐसे सॉल्व किया, है ना, कहीं भी कोई दिक्कत है देख लीजिएगा। ठीक, और फाइनली वी कम आउट विथ अल्फा इक्वल्स टू 4/5। तो अल्फा की टोटल 3 वैल्यू आई है अपने पास, और इन तीनों वैल्यू की कहानी क्या है भाई, इन तीनों वैल्यू का ये जो p है वो p क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा। तो अल्फा की सारी वैल्यूज क्या क्या है, -4 4 और 4/5, ये तीनों रियल वैल्यूज हैं। इनका स्क्वायर करिए, फिर सम करिए, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिएगा। समझ गए, यानी कि बच्चों p का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर। 4/5 का स्क्वायर को लेकर टेंशन नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है बताता हूँ, क्यों नहीं लेनी है बताता हूँ, क्यों, क्योंकि 1 से छोटा हमेशा रहने वाला है, चाहे तुम इसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ करो। तो आया क्या, 16 + 16 + 16/25, तो आया 32 + 16/25 ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 32 पॉइंट समथिंग आएगा, और 32 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बच्चों, 32। तो फाइनल आंसर जो इसका आएगा वो 32 आएगा। तो एक बहुत ही नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, पर हाँ कर सकते थे। ठीक है ना, रेगुलर पढ़ने वालों के लिए सिंपल है, अचानक से पढ़ने वालों के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये केसेस लगे, देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी, क्लास 10 की प्रॉपर्टी लगी, है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने पढ़ा होगा फंक्शन चैप्टर में। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आप कुछ डालो उसके अंदर, कोई भी नंबर डालो, इंटीजर नॉन इंटीजर, वो आउटपुट में आपको हमेशा क्या देने वाला है, इंटीजर ही देने वाला। समझ गए बात को। L1 L2 L3 ये लाइन कॉन्करेंट है, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी लग गई, है ना। ये आपने क्लास 11 से ही पढ़ा होगा।
तो ये सब कुछ है आपके सामने है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके।